लास्ट क्लास में हमने रेडियल एक्सीलरेशन एंड टेंजेंशियल एक्सीलरेशन के बारे में पढ़ा था। तो टेंजेंशियल एक्सीलरेशन का डायरेक्शन होता है सर्कल के टेंजेंट में जो ड्रॉ करते हो आप, ये टेंजेंशियल एक्सीलरेशन ए टी है। और रेडियल एक्सीलरेशन का डायरेक्शन टूवर्ड्स सेंटर होता है। अगर पार्टिकल यहाँ पे पहुँच गया तो एक्सीलरेशन का डायरेक्शन इस साइड होगा। अगर पार्टिकल यहाँ पहुँच गया तो एक्सीलरेशन का डायरेक्शन इस साइड होगा। ठीक है, अगर पार्टिकल यहाँ पहुँच गया तो एक्सीलरेशन का डायरेक्शन इस साइड होगा। ठीक है, अगर ए टी का डायरेक्शन मोशन के डायरेक्शन में, पार्टिकल के मोशन के डायरेक्शन की तरफ हो, वी नॉट इधर है और ए टी का डायरेक्शन इधर है, तो इसकी स्पीड कॉन्टिन्यूस इंक्रीज होती जाएगी। ठीक है, अगर ए टी का डायरेक्शन इस स्पीड के डायरेक्शन के रिवर्स में है, तो उसकी स्पीड कॉन्टिन्यूस डिक्रीज होती जाएगी और थोड़ी टाइम बाद जाके वो रुक जाएगा। ठीक है तो एक नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में ए टी हमेशा नॉन जीरो होगा। नेगेटिव हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है। पॉजिटिव कब होगा? पॉजिटिव जब उसकी स्पीड कॉन्टिन्यूस बढ़ रही होगी तब पॉजिटिव होगा। नेगेटिव कब होगा? जब उसकी स्पीड कॉन्टिन्यूस डिक्रीज हो रही होगी तो नेगेटिव होगा। और ए आर, जो रेडियल एक्सीलरेशन ए आर रहेगा, तो वो हो जाएगा आपका वी स्क्वायर बाई आर। ठीक है, तो ए आर कब हुआ? ए आर इक्वल टू हुआ वी ए स्क्वायर बाई आर। तो इस पॉइंट पे अगर उसकी स्पीड वी वन है, तो इस पॉइंट पे उसका जो रेडियल एक्सीलरेशन होगा, जिसे हम सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन भी कहते हैं, दैट इज द वी वन स्क्वायर बाई आर। इस पॉइंट पे उसकी स्पीड मान लीजिए वी टू हो गई, तो उस केस में रेडियल एक्सीलरेशन या सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन कितना हो जाएगा? वी टू स्क्वायर बाई आर। ठीक है, तो एक नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में ए टी नॉन जीरो होगा और उसी की वजह से ए आर चेंज हो रहा होगा, कॉन्टिन्यूस चेंज हो रहा होगा। अगर रेडियस फिक्स है तो कॉन्टिन्यूस रेडियस फिक्स ही रहेगा, तभी सर्कुलर मोशन हुआ। तो कॉन्टिन्यूस वो भी चेंज हो रहा होगा। तो रिजल्टेंट एक्सीलरेशन किधर होगा? रिजल्टेंट एक्सीलरेशन रिजल्टेंट एक्सीलरेशन क्या होगा? रिजल्टेंट एक्सीलरेशन होगा आपका टेंजेंशियल एक्सीलरेशन और रेडियल एक्सीलरेशन का रिजल्टेंट। तो टेंजेंशियल एक्सीलरेशन ए टी इधर हो गया और रेडियल एक्सीलरेशन इधर हो गया ए आर। तो ए नॉट जो होगा, ए नॉट इक्वल टू क्या होगा? रिजल्टेंट ऑफ द होगा ए टी स्क्वायर प्लस ए आर स्क्वायर। ठीक है, तो ये ए टी हो गया, ये ए आर हो गया, और दिस इज द रिजल्टेंट एक्सीलरेशन ए नॉट। ए नॉट इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए टी स्क्वायर प्लस ए आर स्क्वायर। क्लियर? यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन की क्या प्रॉपर्टी है? यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन की प्रॉपर्टी है उसमें ए टी इक्वल टू जीरो होगा। तो इसका मतलब वो कांस्टेंट ओमेगा से घूम रहा होगा, एक कांस्टेंट एंगुलर स्पीड से घूम रहा होगा। ठीक है, कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी या कांस्टेंट एंगुलर स्पीड से घूम रहा होगा। तो उसमें हर पॉइंट पे केवल रेडियल एक्सीलरेशन ए आर अंदर की तरफ होगा, इस साइड भी ए आर अंदर की तरफ होगा, और इधर हर जगह हर पॉइंट पे ए आर अंदर की तरफ होगा। ठीक है, तो उस केस में आपका रेडियल एक्सीलरेशन ए आर कितना हो जाएगा? वी स्क्वायर बाई आर। ठीक है, आपसे कहे कि अगर रेडियल एक्सीलरेशन कांस्टेंट होगा, तो देखिए एक्चुअली में अगर मैं ये ऐसे कहूँ कि रेडियल एक्सीलरेशन कांस्टेंट होगा, तो ये सेंटेंस पूरी तरह से सही नहीं है। क्योंकि अगर आप एक्सीलरेशन बोल रहे हो तो वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, और वेक्टर हर टाइम एक्सीलरेशन का इसमें डायरेक्शन देखिए हमेशा चेंज होता जा रहा है, चेंज होता जा रहा है। यहाँ पे ऐसे, यहाँ पे ऐसे, यहाँ पे ऐसे। ऑफ कोर्स एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में मैग्नीट्यूड ऑफ द रेडियल एक्सीलरेशन वी स्क्वायर बाई आर कांस्टेंट होगा, लेकिन डायरेक्शन चेंज होता रहेगा। क्लियर? क्लियर? तो सेंट्रीपिटल फोर्स इसमें कितना हो जाएगा? उसमें यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में केवल सेंट्रीपिटल फोर्स रहेगा और उसकी वैल्यू होगी वी स्क्वायर बाई आर, और वो हमेशा टूवर्ड्स सेंटर रहेगा और उसका मैग्नीट्यूड हमेशा कांस्टेंट।
और ऐसा क्यों हो रहा है? बिकॉज ए टी उसमें 0 है। ओके, अब इस केस में यहाँ पर हम इससे कुछ डेरिवेशन कर देते हैं। जैसे ये पार्टिकल इस साइड है यहाँ पे, ठीक है, इसकी इनिशियल स्पीड यहाँ पे ओमेगा इनिशियल है, ठीक है, ओमेगा इनिशियल है। तो व्हाट इज द इंस्टेंटेनियस एंगुलर स्पीड? ओमेगा इक्वल टू व्हाट? रेट ऑफ चेंज ऑफ थीटा विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, ठीक है, ये हुआ रेट ऑफ चेंज ऑफ ओमेगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी। और व्हाट इज द अल्फा? अल्फा इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर स्पीड विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी। तो अल्फा इक्वल टू कितना हो जाएगा? अल्फा डी टी इक्वल टू हो जाएगा आपका डी ओमेगा। ठीक है, ठीक है, तो डी ओमेगा इक्वल टू कितना हो जाएगा? अल्फा इंटू डी टी। ओके, अब आपने इसको दोनों साइड इंटीग्रेट कर दिया। टी इक्वल टू जीरो पे उसमें उस इनिशियल स्पीड की ओमेगा इनिशियल, टी इक्वल टू फाइनल टी पर उसकी स्पीड हो गई ओमेगा फाइनल। तो ये इंटीग्रेट होके क्या आएगा? ओमेगा आएगा। ओमेगा आया। अब यहाँ से क्या हुआ? ये ओमेगा इनिशियल ओमेगा फाइनल, फाइनल लिमिट और इनिशियल लिमिट। अगर अल्फा कांस्टेंट होगा तो बाहर आ जाएगा इंटीग्रेशन के, इंटीग्रेशन में बाहर आ गया तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? डी टी हो जाएगा, जीरो से लेके टी तक। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? ओमेगा फाइनल माइनस ओमेगा इनिशियल इक्वल टू अल्फा इंटू डेल टी। ठीक है, तो ओमेगा फाइनल इक्वल टू व्हाट? अल्फा डेल टी प्लस ओमेगा इनिशियल। डेल टी यहाँ पे कितना है? डेल टी इक्वल टू है आपका टी माइनस जीरो, फाइनल माइनस इनिशियल, तो ये हो जाएगा ओमेगा इनिशियल। तो ओमेगा फाइनल इक्वल टू व्हाट? ओमेगा फाइनल इक्वल टू ओमेगा इनिशियल प्लस अल्फा टी। ये कब होगा ये फॉर्मूला? ये तभी वैलिड होगा जब एंगुलर एक्सीलरेशन कांस्टेंट होगा। ठीक है, ठीक है, ओके। सेकेंड डेरिवेशन आता है एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ टी स्क्वायर। ये आपने किया है शायद, हमने ये किया है, सॉरी, सेकेंड आता है थीटा इक्वल टू ओमेगा टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। तो इसका डेरिवेशन उसी तरह से होगा जिस तरह से हमने इसका किया था क्लास में, इसका हमने किया था। तो इसको किस तरह से अटेम्प्ट करेंगे? एक मिनट, और पीसी स्लो एक्चुअली। ओके, सेकंड है थीटा, यानी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा इक्वल टू ओमेगा टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। तो इसको किस तरह से करेंगे आप? यहाँ पे ओमेगा फाइनल इक्वल टू कितना आया था? ओमेगा फाइनल इक्वल टू आया ओमेगा इनिशियल प्लस अल्फा टी आया क्या? ये आया। तो किसी भी इंस्टेंट पे जो इसका ओमेगा होगा, ओमेगा दैट इक्वल टू ओमेगा इनिशियल ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी। तो उस इंस्टेंट पे जो ओमेगा होगा हम लिख सकते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ थीटा विद रिस्पेक्ट टू टाइम, एंड दैट इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी। तो डी थीटा इक्वल टू कितना हो गया? डी थीटा इक्वल टू हो जाएगा ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी इंटू डी टी। इंटीग्रेट कर दिया दोनों साइड, टी इक्वल टू जीरो पे, थीटा जीरो है, टी इक्वल टू टी पर एक डिस्प्लेसमेंट थीटा का होगा। ठीक है, तो यहाँ से कितना हो जाएगा? इंटीग्रेट आएगा थीटा जीरो से लेके थीटा तक, और ये आएगा ओमेगा टी प्लस अल्फा टी स्क्वायर बाई टू, जीरो से टी तक। ठीक है, तो थीटा माइनस जीरो इक्वल टू व्हाट? ओमेगा टी प्लस अल्फा टी स्क्वायर बाई टू।
माइनस जीरो रख देंगे हर जगह, तो ये भी जीरो हो गया, ये भी जीरो हो गया। थीटा इक्वल टू व्हाट, ओमेगा नॉट टी प्लस अल्फा टी स्क्वायर बाई टू। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा इक्वल टू इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी इनटू टाइम टी प्लस अल्फा इनटू टी स्क्वायर बाई टू। ठीक है, इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। अल्फा इज द कांस्टेंट, यहाँ पे भी इंटीग्रेशन हुआ है तो अल्फा कांस्टेंट है तो तभी बाहर आया। ओके, थर्ड फॉर्मूला। थर्ड फॉर्मूले को कैसे करोगे आप? अल्फा इक्वल टू कितना होता है? अल्फा इक्वल टू हुआ रेट ऑफ चेंज ऑफ ओमेगा विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। अल्फा इक्वल टू डी थीटा से मल्टीप्लाई कर दिया ऊपर, डी थीटा से मल्टीप्लाई कर दिया नीचे, इंटू डी ओमेगा बाई डी टी कर दिया। ठीक है, इस वाले पार्ट को ले लीजिए, इस वाले पार्ट को एक साथ ले लीजिए और उधर वाले पार्ट को अलग से रख लीजिए। कितना हो जाएगा? अल्फा इक्वल टू ओमेगा डी ओमेगा बाई डी थीटा। ठीक है, तो अल्फा इंटू डी थीटा इक्वल टू ओमेगा इंटू डी ओमेगा। इंटीग्रेट कर दिया, ओमेगा इनिशियल हो गया और ये हो गया ओमेगा फाइनल। और यहाँ से इनिशियल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जीरो, फाइनल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा। अल्फा कांस्टेंट है तो अल्फा इंटू थीटा माइनस जीरो इक्वल टू 1/2 ओमेगा स्क्वायर ओमेगा इनिशियल ओमेगा फाइनल। ठीक है, अल्फा थीटा इक्वल टू 2 ओमे स्क्वायर बाई टू, स्क्वायर हो जाएगा ना, ओमेगा फाइनल का स्क्वायर माइनस ओमेगा इनिशियल का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से आप ओमेगा फाइनल का स्क्वायर इक्वल टू व्हाट, ओमेगा इनिशियल का स्क्वायर प्लस ट्वाइस अल्फा थीटा। ठीक है, डायमेंशन ऑफ सर्कुलर मोशंस। अब देखिए, टेंजेंशियल फोर्स और सेंट्रीपिटल फोर्स दो फोर्सेस होते हैं। सेंट्रीपिटल फोर्स कौन से? देखिए, टेंजेंशियल फोर्स क्या हुआ, उस सर्कुलर मोशन में पार्टिकल के स्पीड को कॉन्टिन्यूअस बढ़ाने या डिक्रीज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल जो एक्सीलरेशन है उसे हम टेंजेंशियल एक्सीलरेशन कहते हैं। और अगर इस पार्टिकल का मास m है तो टेंजेंशियल फोर्स एफ टी कितना हो जाएगा, एफ टी इक्वल टू हो जाएगा m इंटू ए टी। ठीक है, रेडियल एक्सीलरेशन या सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन ए आर कितना हो गया, ए आर इक्वल टू हो गया m वी स्क्वायर बाई ए आर इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर। तो सेंट्रीपिटल फोर्स कितना हो गया, एफ आर कह देते हैं, दैट इज द m इंटू रेडियल फोर्स ए रेडियल एक्सीलरेशन एंड दैट इक्वल टू m वी स्क्वायर बाई आर। ठीक है, ठीक है, अगर आपने इसी स्टेट में उसकी एंगुलर वेलोसिटी है ओमेगा, तो v इक्वल टू आर ओमेगा रख दिया तो क्या हो जाएगा, रेडियल रेडियल फोर्स कितना हो जाएगा, m आर ओमेगा, आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर बाई आर। एफ आर इक्वल टू कितना हो जाएगा, m आर ओमेगा स्क्वायर। ओके, सेंट्रीपिटल फोर्स, जो सेंटर की तरफ जो फोर्स लग रहा है दैट इज सेंट्रीपिटल फोर्स। अब देखिए, सेंट्रीपिटल फोर्स कोई डिफरेंट टाइप का फोर्स नहीं होता। यहाँ पे एक बहुत सीरियस मिस्टेक करते हैं बच्चे। कोई पार्टिकल अगर रोटेशन में होगा तो उस पर लगा देते हैं कि भैया ये एक पार्टिकल है और ये सर्कुलर मोशन में है तो उस पर सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा होगा। देखिए, सेंट्रीपिटल फोर्स कहीं अलग से नहीं आता है। सेंट्रीपिटल फोर्स इज अ रिजल्टेंट फोर्स। अब इसको किस तरह से समझिए, अगर एक पार्टिकल को सर्कल में रोटेट करना है, ठीक है, पार्टिकल को सर्कल में रोटेट करना है तो उसके सेंटर की तरफ, उस सर्कल के सेंटर की तरफ, उस सर्कल के सेंटर की तरफ उसमें एक फोर्स लगना चाहिए। और ये फोर्स कौन सा फोर्स होगा, ये फोर्स होगा द रिजल्टेंट ऑफ ऑल फोर्सेस एक्टिंग ऑन द दिस ऑब्जेक्ट। उसके रिजल्टेंट से, मान लीजिए यहाँ पे नीचे इस साइड F1 फोर्स लगा, ठीक है, उधर F2 फोर्स लगा, ठीक है, और ये पार्टिकल यहाँ पे v स्पीड से घूम रहा है, v स्पीड से घूम रहा है,
तो आप क्या करोगे, इस तरह से नहीं करोगे। अगर उसका फ्री बॉडी डायग्राम बना रहे हो तो ऐसे नहीं करोगे कि F1 इस साइड लग गया, F2 इस साइड लग गया, ठीक है, और सेंट्रीपिटल फोर्स mv² r इधर लग गया। नहीं, ऐसे नहीं। इसको किस तरह से किया जाएगा, जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो रिजल्टेंट ऑफ F1 और F2 आता है, जो कि सेंटर की तरफ लग रहा है। तो सेंटर की तरफ लग रहा है तो ऑफकोर्स F2 बड़ा होगा। तो F2 माइनस F1 इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स एंड दैट इज इक्वल टू mv²r। ये दोनों फोर्स रिजल्टेंट होके सेंट्रीपिटल फोर्स Fr देंगे, ठीक है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स कोई नए टाइप का फोर्स नहीं है, दैट इज द रिजल्टेंट ऑफ द फोर्स जो सेंटर की तरफ लग रहा है। अगर F1 इक्वल टू F2 हो गया, F1 इक्वल टू F2 हो गया, ठीक है, तो ऑफकोर्स ये V नहीं होगा वहां पे। तो उस केस में क्या हो जाएगा, ये पार्टिकल अपना यहाँ पे स्टेबल रखा रहेगा। और जैसे ही आपने यहाँ पे V दिया इसको, ठीक है, V दिया तो पार्टिकल में F2 इंक्रीज हो जाएगा। तो उस सेंटर में है तो F2 माइनस F1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, mv²r हो जाएगा। तो रिजल्टेंट ऑफ द फोर्स होता है सेंट्रीपिटल फोर्स, अपने आप में कोई डिफरेंट फोर्स नहीं होता, ठीक है। और ये फोर्स कहां से दिखेगा, अगर एक ऑब्जेक्ट में यहाँ पे अगर ये मूव कर रहा है तो एक बाहर बंदा यूं खड़ा होकर इस ऑब्जेक्ट को देख रहा है, तो वो उसे रोटेट होते हुए देख रहा है, वो उसे रोटेट होते हुए देख रहा है, तो वो उसे जब रोटेट होते देख रहा है तो कहेगा कि इस पे एक सेंट्रीपिटल फोर्स अंदर की तरफ लग रहा है एंड दैट इज द रिजल्टेंट ऑफ F2 एंड F1। तो F2 माइनस F1 और जो कि सेंटर की तरफ है, एंड वो फोर्स उसे mv²r का सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा, ठीक है। इसी में एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आएगा। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और सेंट्रीपिटल फोर्स में बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, मैं बताता हूँ आगे जैसे ही वो आता है तो मैं बताता हूँ। A small object of mass 100 gram moving with a uniform speed in a horizontal circular groove with a vertical vertical side wall of radius 25 centimeter. If the block takes 2 seconds to complete one round, find the normal constant force by the side wall on the groove. तो कितना, अगर वो मान लीजिए कि घूम रहा है, तो अब वो किस वजह से घूम रहा होगा, ये ग्रुप में घूम रहा है ना, तो घूम रहा होगा क्योंकि उस पर रिजल्टेंट फोर्स अंदर की तरफ लग रहा होगा, एंड दैट इज इक्वल टू रेडियल फोर्स एंड दैट इज इक्वल टू v²r। तो सेंट्रीपिटल फोर्स कितना हो जाएगा, F इक्वल टू mv²r। खत्म। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स सबसे पहली बात है कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक सूडो फोर्स है, यानी ये कोई फोर्स नहीं होता, ये बस फ्रेम डिफरेंट होने से ये फोर्स आपको ऑब्जर्व होगा। तो इसका बेस्ट एग्जांपल से समझते हैं इसको। अगर आप मान लीजिए एक बस है, ठीक है, एक बस है और ये बस जा रही है, एक रोड पे जा रही है, ओके। ये बस की टेल लाइट है, पीछे की दो टेल लाइट्स हो गई हैं, ठीक है। आप अंदर बैठे हुए बस के, आप अंदर बैठे हुए बस के, और ये बस इस इस रोड पे जा रही है, इस रोड पे जा रही है, ठीक है। तो जैसे ये रोटेट हो रही है तो आप किधर, आप किधर की तरफ झुकोगे, इस साइड की तरफ झुकोगे ना, ऐसे हो जाओगे, ऐसे हो जाओगे, ठीक है। तो ये जो एक्सीलरेशन आप पे लगा, दैट इज द सेंट्रीफ्यूगल एक्सीलरेशन। ये कहां से आया, इनर्शिया से आया। अगर बस सीधी जा रही होती तो आप ऐसे स्ट्रेट रहते, ठीक है, बिकॉज ये रोटेटी आप इस साइड मुड़ जाते हो। तो ये जो जो एक्सीलरेशन होगा, सेंट्रीफ्यूगल एक्सीलरेशन, इसे मैं ACNF लिख देता हूं, एंड दैट इज इक्वल टू v²r। v क्या है यहाँ पे, बस की जो स्पीड है, v है बस की स्पीड। तो आप पे लगने वाला सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कितना होगा, F होगा, आपका मास होगा, बस का मास नहीं होगा, योर मास इनटू v²r। तो सेंट्रीफ्यूगल एक्सीलरेशन इक्वल टू v²r। तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ, ऑब्जेक्ट है, अब ये कहां से ऑब्जर्व हुआ, जब आप एक रोटेटिंग फ्रेम में बैठे हुए हो, इनसाइड बैठे हुए हो, तब आपको ये ऑब्जर्व होता है। और ये किधर ऑब्जर्व होता है, अवे फ्रॉम द सेंटर ऑब्जर्व होगा। तो अगर सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन इस साइड है, तो सेंट्रीफ्यूगल एक्सीलरेशन अपोजिट होगा। द मैग्नीट्यूड ऑफ द सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन एंड
सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन इज सेम, ठीक है। डायरेक्शन उसके रिवर्स होंगे, डायरेक्शन तो वेक्टर क्वांटिटी लगाओगे तो निगेटिव लगा दोगे, डायरेक्शन उसके रिवर्स होंगे, ठीक है। तो आप पे कितना सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगा, तो आप यहाँ बस पे बैठे हुए थे, बस पे बैठे हुए थे, तो आप पे कितना सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगा, आपका मास m इंटू ए आर माइनस ए आर, ठीक है। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कितना लगा आप पे, m इंटू ए आर माइनस, ठीक है। बस का मास आप नहीं लिख दोगे वहां पे, ये नहीं हुआ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आप पे, F इक्वल टू एम बी बाई एम बी इंटू ए आर, ये नहीं हुआ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ये गलत है। आपका मास इंटू सेंट्रीफ्यूगल एक्सीलरेशन, और डायरेक्शन क्या होगी, अवे फ्रॉम द सेंटर, ठीक है। एक्सप्लेन कर रखा है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 13 पे करते हैं। क्वेश्चन नंबर T2 जो है वो हम उसको बाद में करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 पे करते हैं। फाइंड आउट द टेंशन T1 T2 इन द स्ट्रिंग एज शो इन द फिगर। ये बहुत ही अच्छा है, यहाँ पे साफ साफ रिजल्टेंट की वजह से दिखेगा। तो देखिए क्या है, ये है 1 मीटर, इसको मैं R1 लिख देता हूँ, और ये यहाँ से लेके यहाँ तक हो जाता है R2। R2 हो गया, ओके। ये रोटेट कर रहा है, ये रोटेट कर रहा है, उधर ये रोटेट कर रहा है, तो कितना हुआ, T1 इस साइड हुआ, ओके, T2 इस साइड हुआ, तो कितना हो जाएगा, T1 माइनस T2, रिजल्टेंट फोर्स उस पर कितना हो जाएगा, T1 माइनस T2। T1 माइनस T2 मैंने क्यों किया, क्योंकि पार्टिकल इस सर्किल में घूम रहा है, इस सर्किल में घूम रहा है, और आप इसे बाहर से घूमते हुए देख रहे हो, अंदर की तरफ लगने वाला फोर्स ऑफकोर्स ज्यादा होगा। T1 माइनस T2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, M1R1 ओमेगा स्क्वायर। अब देखिए ये यहाँ पर था, फिर ये यहाँ पर आ गया, ओमेगा दोनों का ही सेम है, ठीक है, ओमेगा दोनों का ही सेम है, ठीक है। अब M2 का फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे तो M2 में क्या हुआ, T2 इस साइड लग रहा है, T2 इस साइड लग रहा है, तो T2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, M2R2 इंटू ओमेगा स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। इंपॉर्टेंट है फ्री बॉडी डायग्राम M1 का, तो M1 पे देखिए, फिर से मैं बता रहा हूँ M1 का फ्री बॉडी डायग्राम। तो M1 पे mg ग्रेविटी को कंसीडर नहीं किया गया, तो हम उसके लिए परेशान नहीं होंगे। तो M1 पे T2 इस साइड लग रहा है, और T1 अंदर की तरफ लग रहा है, ठीक है, और वो रोटेट हो रहा है इस सर्किल में, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, T1 माइनस T2, ये रिजल्टेंट फोर्स हो गया इनसाइड, एंड दैट इज इक्वल टू M2 M1 सॉरी M1 R1 ओमेगा स्क्वायर। क्लियर, सिंपल पेंडुलम। अच्छा क्वेश्चन है ये, बोर्ड लेवल पे ये सब पूछे जाते हैं, लेकिन ये करने जरूरी है, बिकॉज ये यानी फील देते हैं सब्जेक्ट की। ए सिंपल पेंडुलम इज कंस्ट्रक्टेड बाय द अटैचिंग ए बॉब ऑफ मास m to a string of length L fixed at its upper end, and the bob oscillate in a vertical circle. It is found that the speed of the bob is v when the string makes angle theta with the vertical. Find the tension in the string is at this instant. तो यहाँ पे इसकी स्पीड है, इस यहाँ पे इसकी स्पीड ऑलरेडी v गिवन है तुमको, तो टेंशन t अंदर की तरफ हो गया, ठीक है, mg नीचे की तरफ हो गया, ओके। और अब mg के कंपोनेंट करोगे, तो अगर ये एंगल थीटा हुआ, ये एंगल थीटा हुआ, तो ये एंगल थीटा हो गया ना, mg cos थीटा इस साइड हुआ, mg sin थीटा इस साइड हुआ, तो t माइनस mg cos थीटा इक्वल टू m v स्क्वायर बाई आर, ठीक है। अच्छा, फाइंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग है ना, तो फाइंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग है, तो t माइनस एम जी इक्वल टू एम बी स्क्वायर बाई आर, तो t इक्वल टू कितना हो जाएगा,
एम वी स्क्वायर बाई आर प्लस एम जी कॉस थीटा। ठीक है, फाइंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग। ओके, एफ नेट भी निकालो, फाइंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग एट दिस इंस्टेंट। थीटा एंगल दे रखा है, तो हाँ सॉल्व तो हो गया ये। टी इक्वल टू कितना हो जाएगा, एम कॉमन ले लिया, वी स्क्वायर बाई आर प्लस जी कॉस थीटा। ठीक है, फाइंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग एट दिस इंस्टेंट। ये आ तो गया। ये क्या दे रखा है, ओके एम, ओके ओके ओके, ये देखिए कैसे देता है। उसने देखा नेट फोर्स कितना लग रहा है, तो यहाँ पे हुआ, अब पार्टिकल को देखिए, पार्टिकल पे एम जी साइन थीटा इधर लग रहा है, एम जी साइन थीटा लग रहा है, और इधर कितना फोर्स लग रहा है। अब इधर टेंशन टी नहीं लग रहा है एक्चुअली में, देखिए टेंशन टी तो लग ही रहा है, लेकिन द रिजल्टेंट फोर्स यहाँ पे कितना लग रहा है, रिजल्टेंट फोर्स यहाँ पे एम वी स्क्वायर बाई आर। तो सेंटर की तरफ जो रिजल्टेंट फोर्स लगेगा एम वी स्क्वायर बाई आर लगेगा ना, दैट इज द रिजल्टेंट ऑफ टी एंड एम जी कॉस थीटा। ठीक है, फिर से समझिए, पार्टिकल ये सर्कुलर मोशन में है, यहाँ पे टेंशन टी इस साइड लग रहा है, एम जी कॉस थीटा इधर लग रहा है। ठीक है, तो टी को एम जी कॉस थीटा कम कर रहा है, और कम करने के बाद कितना बच रहा है, दैट इज द एम वी स्क्वायर बाई आर। व्हाट इज द रिजल्टेंट फोर्स इनसाइड, दैट इज द एम वी स्क्वायर बाई आर, एंड ये हो गया एम जी कॉस थीटा। इन दोनों का रिजल्टेंट कितना हो जाएगा, इन दोनों का रिजल्टेंट हो जाएगा एम वी स्क्वायर बाई आर का होल स्क्वायर प्लस एम जी कॉस थीटा का होल स्क्वायर। सॉरी, ये एम जी साइन थीटा है, ये साइन थीटा, एम जी साइन थीटा का होल स्क्वायर का अंडर रूट, दैट इज द रिजल्टेंट फोर्स एफ नेट, जो उस पर लग रहा होगा। ओके, एफ नेट इन्होंने क्वेश्चन में नहीं पूछा है, क्वेश्चन में नहीं पूछा, लेकिन इसको निकाल दिया। ऑफ कोर्स एफ नेट इस पे कितना लग रहा है, अंदर रखने वाला फोर्स, दैट इज द एम वी स्क्वायर बाई आर, और एम जी साइन थीटा का रिजल्टेंट वो इधर कुछ आएगा, मैग्नीट्यूड क्या आएगा, इतना आएगा। सर्कुलर मोशन। ओके, देखिए यहाँ पे क्या है, पेंडुलम ये ऐसे हैंग कर रहा था, इसको आपने रिलीज यानी यहाँ पे नीचे की तरफ वेलोसिटी दी, ऊपर वाले पेंडुलम दी, लेकिन अगर आप इनसाइड द प्लेन इसको वेलोसिटी देंगे, तो क्या वो इस तरह से रोटेट करने लगेगा। ठीक है, इस तरह से रोटेट करने लगेगा, तो इस तरह का पेंडुलम आपका कोनिकल पेंडुलम कहलाता है। ठीक है, तो कोनिकल पेंडुलम में आप टाइम पीरियड वगैरह पूछ सकता है, तो देखिए इसको किस तरह से अटेम्प्ट करेंगे, आपको इसको फ्री बॉडी डायग्राम से ही अटेम्प्ट करोगे। वर्टिकल से एंगल कितना ले लिया, थीटा ले लिया क्या, तो ये टी इस साइड हो गया, तो यहाँ पे ये एंगल कितना हो गया, थीटा हो गया। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, टी कॉस थीटा, और ये कितना हो जाएगा, टी साइन थीटा। क्लियर, क्लियर, एम जी किस साइड लगेगा, नीचे की तरफ लगेगा। ठीक है, तो टी कॉस थीटा इक्वल टू एम जी, इक्वेशन नंबर 1 ये आ गई, और टी साइन थीटा, वही तो इस सर्कल में घूमने के लिए उसे सेंटीमीटर फोर्स दे रहा होगा, मैंने मान लिया कि इसका रेडियस हो गया आर, एंड दैट इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर, इक्वेशन नंबर 2।
ठीक है, इक्वेशन नंबर 2 में 1 को डिवाइड कर दो तो tan थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा, साफ कर लेते हैं यहाँ पे थोड़ा सा। ओहो। हम्म। t cos थीटा इक्वल टू mg एंड t sin थीटा इक्वल टू mv स्क्वायर बाई आर। तो इक्वेशन नंबर 2 में 1 को डिवाइड कर दो कितना हो जाएगा, tan थीटा इक्वल टू v स्क्वायर बाई आर जी। tan थीटा इक्वल टू v स्क्वायर बाई आर जी, और टेंशन निकालना होगा तो अब इन दोनों का स्क्वायर कर दो, ऐड कर दो तो क्या हो जाएगा, t स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस t स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू m v स्क्वायर बाई आर का होल स्क्वायर प्लस एम जी का स्क्वायर। तो यहाँ से टी स्क्वायर कॉमन ले लिया, अंदर हो गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर का होल स्क्वायर प्लस एम जी का स्क्वायर। तो टी इक्वल टू कितना हो जाएगा, अंडर रूट एम वी स्क्वायर बाई आर का होल स्क्वायर प्लस एम जी का स्क्वायर। क्लियर। ओके, यहाँ पे कभी कभी टाइम पीरियड पूछता है, यानी इसको रोटेट होने के लिए कितना टाइम लगा, यहाँ से इस पॉइंट से यहाँ तक आके इसको एक पूरा कंप्लीट रिवॉल्यूशन लेने में कितना टाइम लगा। तो मुझे यहाँ पे v निकालना पड़ेगा, तो v के लिए क्या करोगे, आप इसको डिवाइड कर दो तो टेन थीटा इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर जी। तो व्हाट इज द वी स्क्वायर, आर जी टेन थीटा। तो v इक्वल टू कितना हो गया, अंडर रूट आर जी टेन थीटा। ठीक है, तो टाइम t कितना लगा, ये अगर ये इसका रेडियस है r तो ये रेडियस 2 पाई r बाई v एंड दैट इज द आर जी टेन थीटा। ठीक है, तो t इक्वल टू, ये टाइम पीरियड वाला टाइम है, टेंशन नहीं है, ये टाइम है, ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा। दैट इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट r बाई जी टेन थीटा। तो सीटीवीटी में इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं, इस पे तो याद कर रखें, वरना इसको डिराइव किस तरह किया गया, कॉन्सेप्ट किस तरह से इसको अटेम्प्ट किया जा रहा है, वो याद रखेंगे तो ज़्यादा बेटर है। क्वेश्चन नंबर 15 हो गया। मोशन ऑफ ए मोटरसाइकिलिस्ट, देखिए यहाँ पे क्या है, मोटरसाइकिलिस्ट यहाँ पे जा रहा है, ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। अब यहाँ पे बी पर मैं यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन ए बी सी, ए पे नहीं कर रहा, बी सी डी ई पे मैं नॉर्मल रिएक्शन कैलकुलेट कर रहा हूँ कि कहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन ज़्यादा होगा, इसकी स्पीड कांस्टेंट है हर जगह पे। ठीक है, तो अगर यहाँ पे अगर एक टेंजेंट ड्रॉ करोगे, टेंजेंट के लिए एक सर्किल ड्रॉ करोगे तो इस तरह सर्किल बनेगा क्या, यहाँ पे अगर सर्किल ड्रॉ करोगे तो ये सर्किल बनेगा। ऑफ कोर्स सी का सर्किल बी के सर्किल से छोटा है, रेडियस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ, और डी का सर्किल का रेडियस तो सबसे छोटा है, फिर ई का कुछ है बड़ा होगा मान लीजिए। ठीक है, ठीक है, तो बी पे अगर मैं फिर बाई बॉडी डायग्राम ड्रॉ करूँ तो यहाँ पे क्या हुआ, एम जी डाउनवर्ड, ठीक है, नॉर्मल रिएक्शन सरफेस से अपवर्ड, ओके, एंड ये इस सर्किल में रोटेट कर रहा है तो सेंट्रीपिटल फोर्स अंदर की तरफ लगेगा, तो सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होगा, एम और एम जी और एन का रिजल्टेंट होगा, तो इस केस में क्या हो जाएगा, एम जी, अब देखिए यहाँ पे है ना अंदर की तरफ लग रहा होगा तो ऑफकोर्स एम जी ज्यादा होगा, एम जी माइनस एन इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर।
इक्वेशन नंबर 1। सी पर क्या हो जाएगा, सी पर आ जाएगा आपका एन ऊपर की तरफ, एम जी नीचे की तरफ। ठीक है, तो ये आएगा आपका। अब यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स ऊपर लगेगा तो ऑफकोर्स इस केस में नॉर्मल रिएक्शन ज्यादा होगा, एम जी कम होगा। ठीक है, समझ पा रहे हैं ना ये कॉन्सेप्ट। सर्किल जिस साइड के सर्किल सर्किल का सेंटर जिस साइड होगा, नॉर्मल आपका सेंट्रीपिटल फोर्स भी तो उधर ही लगेगा ना। तो उसके हिसाब से मैं बता रहा हूँ आपको कि नॉर्मल रिएक्शन अब क्या है, सेंट्रीपिटल ऊपर ज्यादा होगा तो सेंट्रीपिटल इज द रिजल्टेंट ऑफ द फोर्सेस, तो इस केस में एन ज्यादा होगा और एम जी कम होगा। तो एन माइनस एम जी इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर। ठीक है, यहाँ पे रेडियस इसका बहुत कम है। यहाँ इस पॉइंट पे मैं रेडियस बोल देता हूँ R1, यहाँ पे रेडियस बोल देता हूँ R2। ठीक है, रेडियस हर जगह अलग अलग है ना, यहाँ पे R3 बोल दिया, यहाँ पे मैंने रेडियस बोल दिया R4। R3 वाले केस में क्या होगा, mg ज्यादा होगा। तो mg क्यों, क्योंकि उसका सेंटर नीचे की तरफ है ना, उसका सेंटर तो नीचे की तरफ है। mg माइनस एन इक्वल टू वॉट, एम वी स्क्वायर बाई आर। इक्वेशन नंबर 3। ओके, इस वाले केस में क्या होगा, नॉर्मल रिएक्शन ज्यादा होगा, एन माइनस एम जी, एन माइनस एम जी इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई R4। एन इक्वल टू कितना हो जाएगा, एम वी स्क्वायर बाई R4 प्लस एम जी। ये वाला पॉइंट ए है, ए वाला पॉइंट पे तो देखिए सर्किल का सेंटर है अंदर की तरफ, अंदर की तरफ है ना, अंदर की तरफ है। तो अभी क्या हुआ, एम जी डाउनवर्ड लगा नीचे की तरफ, ये एंगल हो गया थीटा। ठीक है, दो ले लेंगे, यहाँ पे हो जाएगा एम जी साइन थीटा और ये हो जाएगा एम जी कॉस थीटा। तो इसका फ्री बॉडी डायग्राम का जो हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइन ड्रा होगी वो थोड़ा टिल्टेड फॉर्म में ड्रा होगी। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, इस साइड हो जाएगा एम जी कॉस थीटा और नॉर्मल रिएक्शन एन इस साइड लग रहा है। ठीक है, ठीक है, और सर्कल किस साइड है, सर्कल है इस साइड। कितना हो जाएगा, एम जी कॉस थीटा माइनस एन इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर। तो एन इक्वल टू कितना हो जाएगा, एम जी कॉस थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, एन प्लस एम वी स्क्वायर बाई इस सर्किल का रेडियस, इस सर्किल का रेडियस, इस सर्किल का रेडियस दैट इज द आर, एम वी स्क्वायर बाई आर। एम जी कॉस थीटा इक्वल टू एन प्लस एम वी स्क्वायर बाई आर। ठीक है, ओके। बाकी लेक्चर्स, ये बाकी जो क्वेश्चंस है एग्जाम्पल, ये आप एक बार देखिएगा, इसको हम नेक्स्ट क्लास में अच्छे से डिस्कस करते हैं। ठीक है, दो लेक्चर अभी और होंगे शायद इसमें, एक या दो लेक्चर। बैंकिंग ऑफ द रोड ये बाकी है, ये सब 11th में है एक्चुअली में, लेकिन ठीक है चलिए पढ़ा देते हैं। ये सब मैंने आपको पढ़ा रखा है, लेकिन चलिए ठीक है, अब आया है तो पढ़ा देते हैं। मोशन ऑफ ए साइक्लिस्ट वगैरह पीडीएफ आपको दे रखा है, सेंड कर रखा है, ये पीडीएफ से आप एक बार देख लीजिएगा, फिर उसके बाद एक्सप्लेन करने में एक्चुअली अच्छा लगेगा, जल्दी एक्सप्लेन हो जाएगा। ठीक है, तो इसका रिमेनिंग लेक्चर कल। ओके, चलिए, टेक केयर।